मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछला जो वीडियो था मेरा कि आधुनिक भारत में शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और हमने हंटर आयोग तक बता दिया था। उसके बाद से जो शिक्षा का स्वरूप में परिवर्तन हुआ वह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि हंटर आयोग में कुल 20 सदस्य थे और उसमें से 7 भारतीय थे। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो है हंटर आयोग में जो है 20 सदस्य थे, इन 20 में से 7 भारतीय थे। और इसने भी व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने के लिए कहा था। ये नोट कर लीजिएगा। हंटर आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिसमें 7 क्या थे? भारतीय थे। और इसने कुल 7 माह तक रहकर भारत में क्या किया था? काम किया था। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। दरअसल लॉर्ड कर्जन ने मैकाले की शिक्षा नीति का कड़ी आलोचना किया और इसने ये भी कहा कि देसी भाषाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य ज़्यादातर राजनीतिक था इसके पीछे, क्योंकि वो विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण में रखना चाहता था और शैक्षिक उसका उद्देश्य बहुत आंशिक था। इसीलिए उसने 1901 में, ध्यान रखिएगा, 1901 में शिमला में शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाया। उसमें भारत के भी थे, इंग्लैंड के भी शिक्षाविद थे, और उसमें ये कहा कि अपने भाषण में ये कहा कर्जन ने कि हम लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो किसी पर थोपने का प्रयास नहीं होगा और वह जो प्रयास होगा वह शिक्षा के अनुरूप होगा, लोगों के हित में होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। इसने जो है सबसे महत्वपूर्ण बात था कि इसने उसके विपरीत काम किया और करना भी था उसको भी उसके विपरीत, क्योंकि वो तो माइंड बनाया था कि हमें कैसा काम करना है। इसलिए उसने जो है, खैर इसकी आलोचना हुई, उस पर जो है आलोचना के वो शिकार भी हुआ। इसीलिए उसने उसको दूर करने के लिए 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में, देखिएगा, थॉमस रैले की अध्यक्षता में, थॉमस रैले, नोट करते जाइएगा, थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उसका कार्य था शिक्षा पर अपने विचार देना, और उसने जो विचार दिया वही आगे चल करके भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बना, और जिसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। ध्यान रखिएगा, 1901 में शिमला में सम्मेलन हुआ, उस पर शिक्षा पर वार्ता होनी थी, बातचीत हुई, और जब कर्जन की आलोचना हुई तो उसने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसको उस पर अपने विचार देने थे। और इसी के तहत 1904 में इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से एक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। अब देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कहते हैं कि शिमला सम्मेलन में कुल 150 प्रस्ताव पेश किए गए थे। ध्यान रखिएगा, शिमला सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पेश किए गए थे और उसी प्रस्ताव के आधार पर रैले आयोग का गठन किया गया था। और भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम था, इसके अध्यक्ष थॉमस रैले थे, लेकिन 2 भारतीय सदस्य भी इसमें नियुक्त किए गए थे। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर गुरुदास बनर्जी
और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोग क्या थे, भारतीय थे, इनको भी इसमें शामिल किया गया था। उसने कहा कि जो विश्वविद्यालय के उप सदस्य होते हैं उनकी संख्या निश्चित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, उप सदस्यों की संख्या निश्चित कर दिया गया और कुल आपको बता दें 50 से कम नहीं होना चाहिए और 100 से अधिक नहीं होना चाहिए और ये भी कहा कि अब इन लोगों का आजीवन कार्यकाल नहीं होगा, इनका कार्यकाल जो उपसदस्य थे अब वो केवल होगा 6 वर्ष के लिए होगा। और यही नहीं बल्कि शिक्षा पर खर्च करने के जो प्रावधान वो हर वर्ष अब 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। हर वर्ष 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, रुपया जो है खर्च किया जाएगा। इसको आगे भी बनाए रखा गया। सबसे बड़ी बात तो ये थी, ये सबसे अच्छी बात थी कि इसको आगे भी अनुदान को बनाए रखा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो सदस्य थे जो नियुक्त होते थे अब वो सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे। तो सरकार के जब द्वारा नियुक्त होंगे तो निश्चित है कि सरकार का उनके ऊपर क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय तंत्र था वो सरकारी तंत्र बन गया। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज थे अब उन्हें भी सरकार के अधीन कर दिया गया। जो निजी स्कूल थे उन्हें भी सरकार के नियंत्रण में कर दिया गया। मतलब अब नियंत्रण किसके अधीन होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो बना था अब उसमें लगभग सरकार के नियंत्रण हो गया और कर्जन उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्न करेगा। इसीलिए कहा गया कि इसको पूरी सरकारी तंत्र बना दिया गया आपको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था वह अधिनियम राजनीतिक ज़्यादा था और शैक्षिक कम था, जैसा कि इसके हमने पहले चर्चा की थी। और यही नहीं, आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन के समय ही 1904 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कृषि विभाग तथा पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुई थी। पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुई थी। स्मारक संरक्षण अधिनियम, अभिलेख स्मारक आदि अधिनियम संरक्षण भी इसी के समय स्थापित हुआ था। और पहली बार शिक्षा महानिदेशक पद बना। शिक्षा महानिदेशक पद का सृजन हुआ और इस पर H.W. ऑरेंज बैठे थे। ये भारत की जो है पहले शिक्षा महानिदेशक थे, H.W. ऑरेंज बैठे थे। आपको एक चीज़ और बता दें कि कर्जन के समय ही लॉर्ड कर्जन, आप जानते हैं कि इसी के समय लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत का गवर्नर था, इसकी टाइमिंग है 1899 से लेकर 1905 लॉर्ड कर्जन की टाइमिंग है। इसके समय बहुत से कार्य हुए थे, जब इतिहास का पाठ पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इसी के समय 1905 में रेलवे बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड की भी स्थापना हुई थी 1905 में। तो इस तरह से जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था उसकी में ये बातें थी, हमने इसकी चर्चा किया। और कहते हैं कि आगे चल करके इसकी तो खैर जब लीडर्स विश्वविद्यालय के कुलपति आए थे तो उन्होंने इन्होंने उसकी आलोचना की थी, जिसकी हम चर्चा भी आगे करेंगे। एक चीज़ और बता दें
कि 1880 में तिलक ने, नोट कर लीजिएगा, 1880 में तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किया था। कॉलेज की स्थापना किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित थी। अब आपको बता दें कि 1906 में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किया। प्राथमिक शिक्षा का शुरुआत किया, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू किया। तो हमारे जो राष्ट्रवादियों ने पूछा कि सरकार ने अन्य प्रांतों में, ब्रिटिश के भारत के अन्य प्रांतों में यह व्यवस्था क्यों नहीं शुरू कर सकती है, इतनी अच्छी प्राथमिक शिक्षा की जब शुरुआत हो गई है। तो कहते हैं कि 21 फरवरी 1913 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। ध्यान रखिएगा, क्या किया? अनिवार्य किया। और राष्ट्रवादियों ने जब पूछा तो सरकार ने भी उस पर किया, लेकिन अनिवार्य तो नहीं किया, लेकिन शिक्षा शुरू करने की उन्होंने बात की। लेकिन कहते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिससे यह कार्य पूरा न हो सका। खैर, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। शैडलर आयोग 1917 जो लेटेस्ट विश्वविद्यालय का कुलपति था, अब वो आता है और उसके जो आलोचना किया था, उसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की आलोचना भी किया था कि संसार में सबसे खराब और घृणित ये अधिनियम था, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग पढ़ा जो है विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले की अध्यक्षता में हुआ था, और अब उसके बाद शैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया। इनका नाम पूरा था माइकल शैडलर। ध्यान रखिएगा, पूरा नाम था माइकल शैडलर। ये आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें 2 सदस्य भी भारतीय थे, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अब देखिए, हमने कहा कि जो विश्वविद्यालय आयोग था 1904 में, उस आयोग में बहुत सी बातें अच्छी भी थी, लेकिन काफ़ी बातें उसमें सही नहीं थी। विशेषकर सरकारी जो नियंत्रण उसने बना दिया, सरकार के पूरी तरह से अधीन कर दिया, इसीलिए उसकी आलोचना हुई। खुद शैडलर ने भी आलोचना किया कि भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं वो पूरी तरह सरकारी तंत्र हो गए हैं, क्योंकि उनको स्वायत्त देना जरूरी था, उनको छूट देना जरूरी था। अब कहते हैं कि लीडर्स विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे शैडलर, और वहीं से ये भारत में आए थे। इनका काम था कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करना। ध्यान रखने देखिएगा, इनका कार्य था शैडलर का, माइकल शैडलर का, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करना। इन्होंने माध्यमिक से लेकर के विश्वविद्यालय तक की जांच की, प्राथमिक से लेकर के, और कहते हैं कि इन्होंने कुछ सुझाव दिए जिसको माना गया। पहला सुझाव इनका था कि स्कूली शिक्षा, ध्यान रखिएगा, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का होना चाहिए। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैट्रिक स्तर पर सीधे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब इसको इन्होंने कहा कि
10+2 अर्थात विंटर के बाद आपका प्रवेश होना चाहिए। और कहा कि स्नातक की डिग्री उन्हीं को मिले कम से कम 3 वर्ष वह पढ़ें, तभी उन्हें स्नातक की डिग्री मिलना चाहिए। मतलब जो आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, जो आज के तारीख में, वो 3 वर्ष के लिए इन्होंने कहा। तीसरा, इन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय पर लोड कम करने के लिए ढाका में भी एक आपका कार्यालय स्थापित करना चाहिए, ढाका में भी, ताकि उस पर लोड कम हो सके और यही काम अन्य विश्वविद्यालय भी करें। चौथा था, स्त्री शिक्षा पर इसने बल दिया और कहा कि अलग से कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनके लिए जो है विभाग स्थापित होना चाहिए, अर्थात स्त्री शिक्षा पर भी इसने क्या दिया, बल दिया। तो वैसे तो इसका जांच करने के लिए आया था कलकत्ता विश्वविद्यालय का, लेकिन इसकी रिपोर्ट को भारत के सभी विश्वविद्यालयों ने क्या कर लिया, अपने यहाँ लागू कर लिया। कहते हैं कि माइकल सैडलर के जो सुझाव थे और उसी आधार पर भारत में 1916 से लेकर 1921 तक भारत में कई विश्वविद्यालय स्थापित हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ, हैदराबाद, उस्मानिया, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय थे जो स्थापित हुए थे इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। तो निश्चित है कि इसने जो भी सुझाव दिया बहुत सोच समझ के दिया और कहा कि विश्वविद्यालय को कठोर नियम नहीं बनाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पहले नियम क्या था, थोड़ा कठोर हो गया था, और कहा कि विश्वविद्यालय को कठोर नियम नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए आगे जो है फिर एक आयोग आया जिसे हम हार्टोग समिति, ध्यान रखिएगा, हार्टोग समिति 1929। इनका पूरा नाम था सर फिलिप हार्टोग, सर फिलिप हार्टोग। इन्होंने, इस समिति ने कहा, किस पर जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा। ध्यान रखिएगा, इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का बताया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व का बताया और कहा कि इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जोर जाना चाहिए। इसके अलावा इसने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा, ध्यान रखिएगा, प्लस औद्योगिक शिक्षा भी देना चाहिए। और ये भी कहा कि जो उच्च शिक्षा बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं उनको देने के लिए विश्वविद्यालय क्या रहे, तत्पर है। तो इस तरह से हार्टोग समिति ने भी अपने कुछ सुझाव दिए और उस सुझाव भी काफ़ी मायने रखते हैं। अब इसके बाद से आपको हम बता दें कि 1937 में हार्टोग समिति के बाद मूल शिक्षा का वर्धा योजना के बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर दें आप लोगों को। ये तो खैर भारतीयों की देन थी इसमें। दरअसल 1935 के अधिनियम के तहत आप जानते हैं राज्यों को स्वायत्ता दे दी गई थी। तो 1937 में ही गांधी जी ने अपने पत्र द हरिजन में, ध्यान रखिएगा, द हरिजन में एक वक्तव्य लिखा कि बच्चों को प्राथमिक जो बेसिक शिक्षा है उसको कैसे देना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। कहते हैं कि इस पत्र में गांधी जी ने जो दिया विचार इसमें द हरिजन में, तो उससे के आधार पर उसमें बातें कही गई थी। कहते माना जाता है कि जो वर्धा योजना था उसका खाका जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा,
ये क्वेश्चन आया है, जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया था। और कहते हैं कि उसी आधार पर यह दिया गया था कि लोग जो बच्चे हैं उनको 7 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, 7 वर्ष तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात थी। और कह सकते हैं कि उनके रुचि के अनुसार शिक्षा की भी बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इस शिक्षा में हस्त उत्पादक कार्य पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ये सबसे बड़ी बात थी। तो लेकिन दुर्भाग्य है कि द्वितीय विश्व शुरू हो गया और जो मूल शिक्षा का वर्धा योजना शिक्षा था, जो बेसिक शिक्षा था कह सकते हैं, वह कार्य नहीं कर पाया। जिस तरह से जब 1913 में जो शिक्षा का स्वरूप बढ़ा गया, उसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया था, लेकिन जो साक्षरता दर था उसको कम करने की बात कही गई थी। लेकिन प्रथम विश्व शुरू हो गया तो वो भी अपना रूप नहीं ले पाया। वैसे ही मूल शिक्षा का जो वर्धा योजना था वो भी अपना रूप नहीं ले सका। खैर, ये इसको जानने की जरूरत है। अब हम लोगों को हो जाए तो ध्यान रखिएगा, हस्त उत्पादक कार्य पर जोर दिया गया था। इसमें 7 वर्ष तक मातृभाषा का इसमें किया गया था। मतलब स्किल डेवलपमेंट की भी बात इसमें की गई थी कि लोग जो है अपने बच्चे जो है अपने रुचि के अनुसार काम कर सकें। अब देखिए, अब उसके बाद था शिक्षा की सर्जेंट योजना। शिक्षा की सर्जेंट योजना 1944। ये भारत में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इन्होंने जो स्वरूप प्रदान किया उसमें ये कहा कि प्राथमिक विद्यालय जो है, विद्यालय तथा उच्च विद्यालय, ध्यान रखिएगा, उच्च विद्यालय स्थापित कराना था अधिक से अधिक। और शिक्षा का जो स्वरूप था उसमें कैसे कैसे था, तो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, ध्यान रखिएगा, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। उसके अलावा 11 से 17 वर्ष तक अर्थात 6 वर्ष तक उन्हें और शिक्षा दिया जाए। 6 वर्ष तक उन्हें और शिक्षा दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, ये भी बात इसने कहा। और इंटरमीडिएट को समाप्त करने की बात कहा था इसने, ध्यान रखिएगा, इंटर को समाप्त करने की भी बात इसने किया था। और इसने कहा था कि 40 वर्ष में हम शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। लेकिन खेर समिति ने इसको घटा करके, ध्यान रखिए, जो 40 वर्ष इसने कहा था, जो खेर समिति ने घटा करके 16 वर्ष कर दिया, 16 वर्ष कर दिया। यही आप लोगों को याद करने की जरूरत है। तो अंग्रेजों द्वारा ये अंतिम योजना था शिक्षा पर भारत के इतिहास में। अंग्रेजी राज्य में था। और इसके बाद से बहुत सी ऐसी चीज़ें आई, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया। तो आज़ादी के बाद जो पहला हमारे यहाँ आयोग गठन हुआ उसे हम कहते हैं राधा कृष्ण आयोग। ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं राधा कृष्ण आयोग।
1948। इस आयोग की बहुत सी बातें हैं जिसको हम थोड़ा सा आपको चर्चा कर दें। इस आयोग ने कहा कि सिविल सेवा के लिए, ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी बात है, सिविल सेवा के लिए स्नातक जरूरी नहीं है। स्नातक कहा कि जरूरी ना हो, स्नातक जरूरी ना हो, पहली बात। दूसरी बात इसने कहा कि अध्यापकों को, प्रोफेसर जो थे, लेक्चरर थे, जिसको बढ़ावा दिया गया था विश्वविद्यालय आयोग में 1904 में, उनके वेतन में वृद्धि किया जाए। अध्यापकों के वेतन में वृद्धि हो। इसके अलावा कक्षाएं कम से कम 180 दिन चलनी चाहिए। छुट्टी के अलावा 180 दिन कक्षाएं चलनी चाहिए। और इसी ने पहली बार विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए यूजीसी की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, स्थापना की बात किया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। और आपको बता दें, इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी हुआ। इसको कहते हैं यूजीसी। तो ये महत्वपूर्ण बात था। जब राधा कृष्ण आयोग, आज़ादी के बाद भारत में पहला आयोग अगर गठन हुआ तो वो था राधा कृष्ण आयोग। तो इस तरह से हमने चर्चा की भारत में शिक्षा का जो स्वरूप कैसा था, कैसा चलता रहा। अब एक एक चीज़ के हमने बताया, जो उसमें फैक्ट थे उसको भी हमने उसमें डालते गए, क्या क्या इसमें बातें हुई थी, ये इसमें ध्यान देने की बात है। और अगला अब जो हमारा होगा उस तो भारत में प्रेस, समाचार पत्रों की बात होगी, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप जो भी कमी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको बताइए। और जितना भी मेरा वीडियो पहले का उसको देखते रहिए। इन कुछ समय में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी या होने वाली हैं, तो इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।